आज से 2 साल पहले जब मैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, कोर्सेज ले लिए, 300, 400, 500 क्वेश्चन याद कर लिए। लेकिन इन सब के बाद भी जो मेरी बेस प्रॉब्लम थी ना कि वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में कैसे आया कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, अचानक वो कैसे लगा दूं मैं, कौन सी एल्गोरिथम लगाऊं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाऊं। अगर आप हिंट देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है इसमें बाइनरी सर्च लगेगी, डीपी लगेगी। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझना है कि इसमें क्या लगेगा, तो वो मुझे बहुत टाइम तक नहीं आता था और बहुत टाइम तक ये मेन प्रॉब्लम थी मेरी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये चीज कोई सिखा ही नहीं रहा था। सब डीएसए शीट्स निकाल रहे थे, 500 1000 क्वेश्चन की पर्ची तैयार कर रहे थे, लेकिन 500 क्वेश्चन में डीएसए खत्म नहीं होता है। कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए कि इसमें कौन सा अप्रोच, कौन सी डीएस, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। इसके बाद मैं होप करता हूँ कि आपको एक जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कोई भी क्वेश्चन पढ़ के आप समझ जाओगे कि हाँ, इस क्वेश्चन में ये चीजें दी गई हैं, उस हिसाब से मुझे ये डेटा स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिथम ट्राई करना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी चीज को सॉल्व करने में, और यही आपकी इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स हर जगह पे काम आने वाली है। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए और लेट्स प्ले द इंट्रो। तो देखिए, जब आप कोई क्वेश्चन लीड कोड पे सबमिट करते हो ना, उसमें आपकी टाइम लिमिट होती है 1 सेकंड। अब जनरली कोई भी कंपाइलर 1 सेकंड में 10⁻7 या तो 10⁸ कैलकुलेशंस कर सकता है। इसका क्या मतलब है सीधे सीधे भाषा में, अगर n की वैल्यू 10⁸ होगी तो आप ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन ही लिख सकते हो जो कि लीनियर टाइम में चल जाए। अब इमेजिन करो आपको n दी हुई है 10⁵ या तो 6 ले लेते हैं। इसका आप n log n निकालो, 10⁶ इंटू लॉग ऑफ 10⁶, जो कि स्टिल कम है आपके अपर बाउंड से। आपके अपर बाउंड है 10⁸। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 10⁵ या 6 में आप n log n सोल्यूशन लिख सकते हो। इमेजिन करो आपका n 10⁻3 है, इस केस में आप n स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि 10⁻3 का स्क्वायर होता है 10⁶, जो कि काफी कम है। अब आपका एक लोअर लिमिट ले लो, n की वैल्यू 10 है। इस केस में आप बहुत ही बेहुदा कोड भी लिखोगे तो चल जाएगा। बहुत बेहुदा कोड से क्या मतलब है, 2n, 2 10 क्या होता है 1024, जो कि बहुत बहुत कम है। तो स्क्रीन पे एक चार्ट आ जाएगा, आपको टाइम लिमिट देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं मैक्सिमम कितना फैल सकता हूँ इस क्वेश्चन में। फैलने का सेंस, अब आपकी मैक्सिमम टाइम लिमिट इसके अंदर रहनी चाहिए। तो ये तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात। अब आपको मैं एल्गोरिदम बाय एल्गोरिदम समझाता हूँ कि एल्गोरिदम लेंगे, उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न देखेंगे। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में अगर ये पैटर्न दिया है तो मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एल्गोरिदम या ये डेटा स्ट्रक्चर ही लगाना है। तो शुरू करते हैं एल्गोरिदम बाय एल्गोरिदम। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉर्टिंग। बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है। तो आपको सॉर्टिंग कब लगाना है? सबसे पहला साइन, सबसे ऑब्वियस साइन है कि अगर n की वैल्यू 10⁵ है या 6 है, मतलब उस क्वेश्चन में n log n सोल्यूशन अलाउड है, तो आपका पहला दिमाग जाना चाहिए कि मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। एक बात हो गई ये। दूसरी बात, अगर एरे ही सॉर्टेड है, अगर एरे आपको दिया है गिवन ए सॉर्टेड एरे और उसमें आपको कुछ खोजना है कहीं से, तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है? बाइनरी सर्च, जो कि सॉर्टिंग का एक फॉर्म है। अब इस केस में सॉर्टिंग नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि आपको जहां n log n मिला आपने सॉर्टिंग लगा दिया, नहीं। अगर आपका आंसर इंडेक्स डिपेंडेंट है, इंडेक्स मतलब पोजीशन डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल है, अगर आपको एरे दिया है, उसमें आपको किसी एलिमेंट को खोज के उसका इंडेक्स बताना है, तो इसमें आप सॉर्ट नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ही आप सॉर्ट करोगे इंडेक्स और एलिमेंट्स इधर उधर हो जाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, n log n अलाउड है, तो सबसे पहली बात आपको क्या सोचनी है कि मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर है हैश मैप। आपको हैश मैप कब यूज करना है? आपको ये तब यूज करना है जब आपने मान लो एरे के 10 एलिमेंट देख लिए, 11वें पे पहुंचे। इस समय आपको मेमोरी से कुछ याद रखना है कि ये चीज हुई है कि नहीं मेरे एरे में, ये पर्टिकुलर एलिमेंट आया है या नहीं, आया है तो कितनी बार आया है तो किस इंडेक्स पे आया है। अगर आपको पूरा याद रखना है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर है हैश मैप। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रू सम का क्वेश्चन, इसमें आपको 2 नंबर लौटाने हैं जिनका एक गिवन सम का सम हो। तो इमेजिन करो आप एक नंबर पे पहुंचे हो 3 और आपका सम है 10। तो इस समय अगर आपको याद हो कि क्या मेरे एरे में कोई 7 है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस केस में आपको हैश मैप यूज करना है। और जो मैंने पिछले सेक्शन में बात बोली थी, यहाँ पे आप n देखो, n इज 10⁴ है, तो इसमें तो n log n लग सकता है। तो मैं हैश मैप क्यों लगाऊं, सॉर्ट ना क्यों ना कर दूं? क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न इंडेक्सेस करना है। तो जहां पे भी आपको रिटर्न इंडेक्स आ गया, रिटर्न पोजीशन आ गया, वहां पे सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होगी। इस केस में आपको हैश मैप चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इसमें मैं रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग दोनों की बात कर रहा हूँ।
तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना जिसमें आपको सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, मतलब जितनी चीजें आप कर सकते हो सब करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन सबसेट्स, रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे के पास चॉइस होती है कि वो रहेगा एरे में या नहीं रहेगा एरे में, ठीक है। इस हिसाब से टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी हो गई, 2 to the power n। इतनी आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि सारी चीजें मुझे ट्राई करनी है, तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन में रिकर्जन लगा देना। और एक बात जो मैं कंफर्म कर दूंगा पहले वाले सेक्शन से, इसमें आप n की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, 10। क्यों 10 दी हुई है, 1000 दे सकता था, 1 लाख दे सकता था, क्योंकि इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 to the power n। 10 के ऊपर जाओगे, 20-30 भी जाओगे तो आप अबव द टाइम लिमिट चले जाओगे। तो ये है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मिले छोटा कंस्ट्रेंट और आपको सारी चीजें ट्राई करनी है, रिटर्न ऑल पॉसिबल समथिंग्स, आंख बंद करके क्या लगाना है, रिकर्जन। अब क्या करें कि अगर आपको लगे कि क्वेश्चन में रिकर्जन लगना है लेकिन फिर आप कंस्ट्रेंट जाके देखते हो तो ये n45 है। अब n45 पे अगर आप 2 to the power 45 करने जाओगे या तो n फैक्टोरियल करने जाओगे तो वो आपका कंप्यूटर फट जाएगा गर्मी से। ऐसे में क्या करना है, तो देखो, तो जब भी आपको लगे कि ऐसा मुझे हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज निकालने के लिए तो मुझे सारे वेज ट्राई करने पड़ रहे हैं लेकिन मुझे रिकर्जन लगाने नहीं दे रहा क्वेश्चन, इस केस में आपको लगानी है डीपी। कभी भी आपको क्वेश्चन में लगे इसमें मुझे रिकर्जन लगाना है लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट में रिकर्जन नहीं लगा पा रहा तो इसमें आपको डीपी लगानी है। इस केस में होता क्या है कि आपके पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आती है। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन में आप एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो जब ये छोटे प्रॉब्लम्स रिपीट होने लगे, मतलब आप इन छोटे प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करने लगो बेहूदगी से, इस केस में आपको लगानी है डीपी। तो ये डीपी लगाने का वो है मंत्र कि आपको ऐसे समझना है जिसमें डीपी लग सकती है। अगला कैटेगरी आते हैं सब एरे या तो सब सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन में कभी भी दिखे सब एरे लिखा हुआ या तो सब सीक्वेंस लिखा हुआ या तो सब स्ट्रिंग लिखी हुई, मतलब एक कंटिन्यूअस आपको एक फ्लो दिया हुआ है उसमें आपको आंसर खोजना है। इस केस में हमेशा आपको कैडेंस एल्गोरिथम के वर्जन्स लगाने हैं, आपको सब एरे सम, सब स्ट्रिंग सम, इस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देना है। तो अगर आपको एक एरे या तो एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको उसमें कोई कंटिन्यूअस पार्ट खोज के उनको देना है कि इस कंटिन्यूअस पार्ट से मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, उस केस में हमेशा आपको सोचना है इसमें कैडेंस एल्गोरिथम लग सकता है, इसमें स्लाइडिंग विंडो लग सकती है। मतलब स्लाइडिंग विंडो मतलब आपके पास ऑलरेडी एक सब सीक्वेंस का आंसर है, अगले सब सीक्वेंस का आंसर लगाने के लिए आपको बहुत ट्रिवियल चीज करनी है, बहुत छोटी सी चीज, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करो वहां पे ऐड कर लो। तो अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आपके पास आता है तो आपको सब एरे की तरफ सोचना है। ओके, तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स दी हुई है, कोई मैट्रिक्स का मतलब क्वेश्चन में या तो लिखा हो मैट्रिक्स है या तो m×n का ग्रिड हो जिसमें ये सेल ये रिप्रेजेंट करता है, वो सेल वो रिप्रेजेंट करता है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये या तो कोई ग्राफ का प्रॉब्लम है जिसमें या तो DFS या तो BFS लगना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% ऑफ ग्राफ क्वेश्चंस में आपको BFS लगाना होता है। BFS मतलब क्यू लगाने होता है। तो ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। अगर आपको मैट्रिक्स में है और आपको बताया गया है कि आपको मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स करने के ये रूल्स हैं आपके, आप साइड जा सकते हो, आप ऊपर जा सकते हो, नीचे और लेफ्ट जा सकते हो, तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देना है कि मैं क्यू लगाऊं, इसमें क्यू लगाऊं नहीं, इसमें मैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करूं और BFS या तो DFS यूज हो या तो कोई ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज हो। तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देना है शुरू से ही। इसमें भूल जाओ, इसमें सॉर्टिंग और हैश मैप बहुत कम चांस। तो बस आज के लिए इतना ही। और मुझे मालूम है कि ये सब बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तो ज्ञान दे रहा है बैठ के, खुद कर लिया इसने, खुद समझ में आ रहा है तो दूसरों को ऐसे कर रहा है, लेकिन ये एक बेसिक फॉर्मेट था। अगर आप ये सब अपने दिमाग में रखोगे और विद द टाइम आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा नए नए पैटर्न्स। तो ये सब पैटर्न्स मेरे बताने से ज्यादा आप खुद सोच सकते हो अपने दिमाग से। तो ये मैंने बस कोशिश की थी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिले, आपको समझ में आए कि कोई अप्रोच किसी क्वेश्चन में क्यों लगती है, मतलब उसका कोई रीजन होता है। ऐसे याद नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन में सॉर्टिंग लगानी है, इसमें सर्चिंग लगानी है, नहीं, क्यों लगानी है किसी क्वेश्चन में, कुछ ऐसा क्या उस क्वेश्चन में है जिसके कारण आप वो अप्रोच लगा रहे हो या तो नहीं लगा रहे हो। तो ये सब चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय।